हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल कैंडिडेट्स ऑफ बिहार सीईटी बीएड 2020। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों का सीईटी बीएड का एग्जाम हो चुका है और आप लोग अगर आंसर की पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो आपका सेक्शन 5 से क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात तो विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, तो इससे टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 25 के 25 क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर के साथ आपको जो है ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ में आप सभी को बताऊंगा टोटल 5 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ये सेक्शन 5 है। इससे पहले जो 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आए हैं, तो उसका क्वेश्चन अभी तक मेरे पास भेजा नहीं गया है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसका भी वीडियो पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा उसका आंसर की। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जिस चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही आंसर की का वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5 से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए, जो 96 से लेकर 120 तक जो है पूछा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। देखिए समाज में जो नैतिक कारण, जो आपका मोरल जो भी डेवलपमेंट है या मोरल मानक है, स्टैंडर्ड है, इसके घटने का कारण है सिर्फ शिक्षा नीति की विफलता। जो है अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, जिसकी वजह से नैतिक जो है नैतिक मानक जो है वो घट रहा है हमारे समाज में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैं आपको ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप लोगों को करेक्ट जो है आंसर की प्रोवाइड हो जाए। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 3 आर, यहाँ पे 3 आर देख सकते हैं, का भाग नहीं है। तो देखिए 3 RS का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मतलब लिखना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो ये तो आपका भाग है 3 RS का, लेकिन अंक गणित जिसमें आप संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये इसका भाग नहीं है। तो अंक गणित जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 RS का भाग, ये देखिए अंक गणित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको आंसर मैं बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा और आप लोग विश्वास मानिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से 2-3 साल पहले ही सीईटी बीएड का एग्जाम क्रैक करके अभी बीएड क्लियर कर चुका हूं। तो देखिए 98 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। तो मूक बधिर की शिक्षा से जो संबंधित है ये ब्रेल, संकेत भाषा और ब्रेल, मतलब सभी हो जाएगा ए, बी एंड सी, तीनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न जो है, जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन तथा कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है। तो उनके लिए नया शब्द आप सभी को पता होगा दिव्यांग दिया गया है। दिव्यांग, पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन अभी जो फिलहाल इनके लिए जो नया शब्द दिया गया है इसी बीच में आपको पता होगा 19-20 में, तो ये दिव्यांग जो है उनके लिए एक बेहतर शब्द दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 91 नहीं 100 के बाद यहाँ पे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा पालन करना चाहिए। देखिए अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए, तो तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, मतलब तीनों को एक साथ जो है पढ़ाना चाहिए, सभी ए, बी और सी को साथ पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं है कि कोई तेज पढ़ता है तो उसको आगे बढ़ा दें और मध्यम या धीमी गति वाले को छोड़ दें, सभी को हमें लेकर चलना होता है, क्योंकि अध्यापक का कर्तव्य होता है कि सभी को एक समान नज़र से देखना चाहिए। अब आगे देखते हैं 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में चूंकि भेजा गया है जैसे वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ। 101 नंबर क्वेश्चन जो है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग जो है आप सभी को पता होगा 1 से 5 के कक्षाओं के लिए किया जाता है, और मध्य विद्यालय होता है 5 से 8 के लिए या 1 से 8 के लिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1 से 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस सब का आंसर आपको कॉमन सेंस के आधार पे देना होता है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कहते हैं कि की तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ज्ञात से कठिन से सरल, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त। तो देखिए आपको कठिन से सरल की ओर पढ़ाना चाहिए। तो विद्यार्थियों को संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है ये कठिन से सरल है, हार्ड टू सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब भी विद्यार्थी पढ़ना स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सीख जाता है तो उनको सरल लगने लगती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न जो है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि, माध्यमिक शिक्षा आपको पता होगा जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, तो माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वो आपको पता होगा
माध्यमिक शिक्षा जो होती है क्लास 6 से लेकर 10th तक की होती है। तो 6 to 8 आपका 3 ईयर्स हो गया और फिर 9th 10th 2 ईयर्स हो गया। दोनों को आप ऐड करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है ये 5 वर्ष होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 वर्ष। फिर आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। मतलब विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों को कोई अनुपस्थिति, कोर्स का पूरा न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है विद्यार्थियों मतलब विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण जो है ये आपका यहाँ पे देखिए शिक्षकों की अनुपस्थिति एक ऑप्शन है और दूसरा है कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें अगर आप संलग्न नहीं करते हैं तो वो जो है अनुशासनहीन हो जाते हैं, मतलब वो अनुशासन को नहीं सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 फिर यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 105 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है, ये आप देख सकते हैं नीचे में। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे कि विषय की विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशल में दक्षता, उसके बाद विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। तो देखिए विषय की विषय वस्तु में उनको दक्षता होनी चाहिए, शिक्षण कौशलों में दक्षता। देखिए इनका जो है इसमें विषय वस्तु में जो है दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, जो भी उनका विषय है उनमें उनको दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। तो विषय वस्तु में उनकी दक्षता, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं बी में जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षण कौशलों में दक्षता, केवल शिक्षण कौशल में दक्षता होने से ही हर एक चीज़ नहीं हो जाती है। जो भी शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उनके विषय वस्तु की जानकारी उनको होनी चाहिए, तभी जो है वो अच्छे तरीके से जो है अधिगम करवा पाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। फिर आगे देखते हैं 105 के बाद आपका 106 होगा जो कि ऊपर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा आंसर की का वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि का होता है। आपको पता होगा कि जैसे देखिए कोई भी पीजी करते हैं, पीजी में 4 सेमेस्टर होते हैं तो और कोर्स 2 साल का होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक 6 महीने पे उनका जो है सेमेस्टर होता होगा। तो कोई भी सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने की होती है। यहाँ पे 4 महीना बिल्कुल गलत दिया गया है, ये किसी स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल सोचना है, पीजी 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, तो प्रत्येक जो है 6 महीने का सेमेस्टर हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक अधिगम अर्थात सीखने, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, तो सकारात्मक अधिगम अर्थात सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है? तो देखिए सीखने के परिवेश का तत्व जो है ये बलपूर्वक नियंत्रण आप किसी को नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को आप अगर शारीरिक रूप से बार बार दंड देते हैं या फोर्सफुली किसी पर नियंत्रण करते हैं तो वो एक सीखने के परिवेश का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। आप देख सकते हैं किसी स्टूडेंट्स ने बी लगाया है, तो बाकी इसमें और ऑप्शन सब होगा, लेकिन बलपूर्वक नियंत्रण जो है ये परिवेश नहीं है सीखने के लिए। फिर 108 नंबर प्रश्न है कि विद्यालयों में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए एनसीसी जो है ये आपका सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है, पाठ्य क्रिया या फिर पाठ्य सहगामी क्रिया। ये एनसीसी सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें जो है सैन्य क्रिया के बारे में बताया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो साहित्यिक क्रिया जो है यहाँ पे निबंध लेखन, उसके बाद एनएसएस, क्विज, वाद विवाद। देखिए एनएसएस जो है ये साहित्यिक क्रिया नहीं है, बाकी आप निबंध लेखन, वाद विवाद, क्विज जब करते हैं तो ये सभी जो है आपका साहित्यिक क्रिया है। तो एनएसएस इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। बाकी इसमें देखिए कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी जो है बी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि निबंध लेखन हो गया, उसके बाद आपका वाद विवाद जिसे आप डिबेट कहते हैं, तो ये सभी एक प्रकार की साहित्यिक क्रिया जो है उसके अंतर्गत आती है। तो एनएसएस इसका होना चाहिए। 110 नंबर, उसके बाद 109 के बाद 110 आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें डैश मतलब क्या करना चाहिए? तो उन्हें जो है क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, ना कि उनको बाहर भेज देना चाहिए या मारना चाहिए या दंडित करना चाहिए। ये सभी जो है तरीका नहीं होता है। आप क्रियाओं में जो भी क्रिया करते हैं, जो भी आप वहाँ पे अधिगम करवा रहे हैं, तो उसमें आप प्रयास करें कि उनको संलग्न करें, उसमें जो है उनको एक माहौल बना के दें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 110 के बाद जो आपका 111 से 20 का जो होगा क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो देखिए उच्चतर माध्यम जिसे आप हायर सेकेंडरी कहते हैं, अर्थात हाई स्कूल। तो हाई स्कूल जो होता है,
हाई स्कूल के बाद जो इंटरमीडिएट होती है जो 2 वर्ष की होती है, आपको पता होगा 11th एंड 12th, तो उसी को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। तो उसकी अवधि जो होती है वो 2 वर्ष की होती है। आप सभी को पता होगा 11th होती है 1 वर्ष की और 12th होती है 1 वर्ष की, जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो वो आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष। फिर आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न जो है, एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है। तो एक विद्यालय में निम्न में वांछित जो नहीं है ये आपका दैहिक दंड, किसी को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं और ये उचित भी नहीं है। बाकी आप नियमित उपस्थिति जरूरी है, फिर ये वांछित भी है, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पुरस्कार उनको देना चाहिए। तो इस तरह से ये सभी वांछित है, लेकिन दैहिक दंड वांछित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। तो देखिए बढ़ती अनुशासनहीनता का एक ही कारण है कि शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में जो है कमी हो जाती है। तो अगर आप अच्छा नेतृत्व देंगे तो अवश्य जो है बच्चा आपके हर एक बातों को जो है फॉलो करेगा और अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर 113 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम अर्थात सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है। तो सर्वाधिक प्रभावी कौन होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को चित्र के माध्यम से बताते हैं, मतलब विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय में होते हैं, जूनियर क्लास में होते हैं, उनको अगर आप चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्न में कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, संगीत एवं गायन स्पर्धा है, कक्षा व्याख्यान है और ड्रामा है। तो देखिए ये वाद विवाद तो होगा आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग, ये भी है, फिर संगीत एवं गायन स्पर्धा भी है, कक्षा व्याख्यान भी है, ड्रामा नहीं है, ड्रामा एक एडिशनल चीज़ है। तो ये आपका विद्यालय पाठ्य सहगामी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा व्याख्यान। देखिए कक्षा में आप व्याख्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये पाठ्य सहगामी ही हो गया। तो बाकी ये देख सकते हैं। इसके बाद आगे आपका जो 5 क्वेश्चन लिस्ट बच गया वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 115 के बाद 116 से 20 तक का। यहाँ देखिए 116 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। देखिए विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ पे अच्छे अध्यापकों की कमी होती है। अगर देखिए विद्यालय में अच्छे अध्यापक होंगे तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि विद्यार्थियों की लगातार कमी, ये हो ही नहीं सकती है। जब अच्छा अध्यापक होगा तो विद्यालय अपने आप स्कूल आएंगे। देखिए वित्त की कमी या अच्छी आधारिक संरचना विद्यालय में हो या नहीं हो, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छा होता है तो स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या अच्छे अध्यापकों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है कि अधिगम मतलब सीखना होता है। तो अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो अधिगम हेतु सबसे बड़ा गुण ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, अर्थात जिज्ञासा होना चाहिए। तो सीखने हेतु जिज्ञासा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो देखिए अच्छे विद्यालय का गुण जो है यहाँ पे जैसे खेलों का आयोजन नहीं करना है। अगर आप सभी विषयों का शिक्षण देते हैं ये अच्छा गुण है। वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन होना चाहिए। वाद विवाद अर्थात डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जो है देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके बारे में गहराई से हमें जानकारी मिलती है डिबेट के माध्यम से। और निबंध लेखन भी एक अच्छा जो है गुण है। उसके बाद अच्छी विकसित प्रयोगशालाएँ, आपको लाइब्रेरी अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो ये भी एक अच्छा गुण है विद्यालय के लिए। लेकिन खेलों का आयोजन नहीं करते हैं तो ये अच्छा गुण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खेलों के माध्यम से बच्चों का जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भौतिक विकास जो है होता है। तो इसीलिए खेलों का आयोजन जो है समय समय पे होना चाहिए, उसका भी एक निश्चित समय होना चाहिए। तो इसका आंसर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए आप 119 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। तो देखिए भौतिक संरचना का उदाहरण खेल का मैदान भी है, भवन भी है, प्रयोगशालाएं भी है। मतलब जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो वो आपका भौतिक संरचना होता है। बाकी देखिए लाइब्रेरियन का मतलब क्या होता है कि जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, अर्थात प्रयोगशाला में जाके जो पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ते हैं, लाइब्रेरियन हो गया वो व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है एक भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइब्रेरियन। फिर लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आप पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी आपका सेक्शन बच गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो उसका वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है चैनल का, उस पर आप क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 या 3 का वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा। बाकी और वीडियो इसी पे मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। देखिए 120 नंबर प्रश्न है कि जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे शायद इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। उसे खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं। इसका यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी,
तो ये इसमें मैं कंफर्म हूँ कि शिक्षा की निःशुल्क संस्था, शिक्षा बंद संस्था, शिक्षा की समकालीन, देखिए ये आपका हो जाएगा डी ही होगा, खुली शिक्षा की संस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए अगर किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि हुई है, या फिर अगर त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करिए क्या दिक्कत है, और मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।